हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज जानेंगे बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रक्षेप गति क्या होता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे बच्चों कि ये गति आखिर किस प्रकार की होती है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से और हम लोग जानते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है। प्रक्षेप गति, तो सबसे पहले मैं बच्चों बता देता हूं कि जब किसी वस्तु को आप पृथ्वी की सतह से या किसी मीनार की चोटी से उदग्र दिशा में यदि आप फेंकते हैं तो वह वक्राकार है कि नहीं। इसका मतलब है कि कर्विक पाथ है ना, वक्र के आकार का पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर वापस लौटती है। तो इस प्रकार की गति को है ना हम लोग प्रक्षेप गति किस कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की है कि नहीं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उदग्र दिशा में है ना, उदग्र दिशा में किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु वक्राकार है कि नहीं, वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की सतह पर वापस लौटता है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटता है। वस्तु की इस प्रकार की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति कहलाती है बच्चों। तो ये है इसका डेफिनेशन कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उदग्र दिशा में किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की सतह पर वापस लौटता है। तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। तो इसको आप लोग कई रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि आप पृथ्वी की सतह पर यदि किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु देखिएगा कि एक वक्र के आकार का पथ का अनुसरण करते हुए वो जमीन पर गिरता है। या फिर आप मीनार की चोटी में चढ़ जाइए या छत पर चढ़ जाते हैं या किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं और वहां से वस्तु को फेंकते हैं तो आप देखिएगा कि वो वक्र के पथ का अनुसरण करते हुए जमीन पर गिरती है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रक्षेप गति कहते हैं। रियल में प्रक्षेप गति जो होती है उसका अध्ययन हम लोग दो रूप में करेंगे बच्चों। सबसे पहला रूप जो होता है, लिखेंगे पहले मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति है कि नहीं, मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति, मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति पहला हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति, पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति। तो हम लोग दो प्रकार से प्रक्षेप गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं है कि नहीं, मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति किस प्रकार हम लोग किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं यही चीज़ कि मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति, मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फोटो तैयार कर लेते हैं है कि नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की सतह है बच्चों, इस प्रकार ये पृथ्वी की सतह है और इस पर एक कोई मीनार है, ये मीनार खड़ा है जिसकी ऊंचाई पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h है।
और मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से किसी वस्तु को आप इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं। तो फेंकेंगे तो वस्तु क्या होगा, धीरे धीरे वो नीचे की और जमीन पर इस प्रकार गिरेगी। तो ये जो आपका पथ है, इसी पथ को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं, है कि नहीं। इस पथ का अनुसरण करने वाले, है ना, वस्तु को या वस्तु की गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं बच्चों। तो अब मान लेते हैं कि मीनार का जो पाद बिंदु है बच्चों, यहाँ पर है, उसका फुट यहाँ पर है, तो वो क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करती है उसको हम लोग x मान लेंगे। पहले हम ये बात समझते हैं बच्चों कि ये 2 डायमेंशनल मोशन किस प्रकार है, इसको हम लोग 2 विमीय गति में इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो गति होती है, ये दोनों अक्षों में गति हो रही है। किस प्रकार होती है बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब आप पिंड को जब आप इधर की ओर फेंक रहे हैं तो वो साथ में नीचे भी गिर रही है। नीचे गिरने का मतलब होता है कि उसकी गति y अक्ष के अनुदिश है। नीचे गिरना, वो धीरे धीरे नीचे भी जा रही है और साथ में वो इधर की ओर भी आगे बढ़ रही है, मतलब x अक्ष पर भी वो गति कर रही है। क्षैतिज दिशा में इस बिंदु से आगे की ओर बढ़ना x अक्ष में गति है और धीरे धीरे नीचे गिरना मतलब वो y अक्ष में गति भी कर रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि उसमें इसको 2 विमीय गति में क्यों अध्ययन किया जाता है। तो जब किसी भी पिंड को जब आप प्रक्षेप करिएगा, उसे फेंकिएगा, तो वो नीचे आएगी। तो नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि y अक्ष के अनुदिश गति हो रही है और वह आगे की ओर बढ़ रही है। तो आगे की ओर बढ़ना, इसका मतलब है कि वह x अक्ष के अनुदिश भी गति कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस पिंड में 2 अक्षों पर गति हो रही है, एक है नीचे गिर रही है, एक आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए इसको हम लोग 2 विमीय गति में इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सुविधा के दृष्टि से हम लोग ये जो आपका ऊंचाई h है, इसको हम लोग अभी फिलहाल y इसको हम लोग मान लेते हैं। ऐसे h ही ऊंचाई है, मीनार का ऊंचाई है ना h है, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार इस पिंड की ऊंचाई क्या होगी, y है, हम लोग मान लेते हैं। तो इसको लिखते हैं। देखिए वस्तु को हम लोग u वेग से, प्रारंभिक वेग u से हम लोग प्रक्षेप किए हैं, u से। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, देखिए माना किसी वस्तु को, देखिए माना किसी वस्तु को h ऊंचाई के, माना किसी वस्तु को h ऊंचाई के मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी से प्रारंभिक वेग u से, है ना, u से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, क्षैतिज दिशा में उसको फेंका जाता है बच्चों, इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्षैतिज दिशा में, देखिए वो इस बिंदु पर वो जमीन पर टकरा रहा है। मान लेते हैं कि ए बिंदु है ना, ए बिंदु पर वो जमीन पर टकराता है। तो मान लेते हैं कि माना वस्तु ए बिंदु पर, है ना, ए बिंदु पर जमीन से या पृथ्वी से, जमीन से टकराता है बच्चों, है कि नहीं। तो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो मान लेते हैं कि इसका मतलब इसको हम लोग क्षैतिज दूरी भी कह सकते हैं, कि हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी कितनी होगी। आप लोग जानते हैं कि इसको क्षैतिज कहा जाता है और इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं बच्चों, और इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, है कि नहीं। इंग्लिश में इसको हॉरिजेंटल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं क्षैतिज, और इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु पृथ्वी से ए बिंदु से टकराती है तो उस समय वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी कितनी है, x है। तो लिखेंगे कि माना वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी कितनी है, तय की गई क्षैतिज दूरी इज इक्वल टू x होगा। तय की गई क्षैतिज दूरी x है, तथा y है ना, ऊर्ध्वाधर कितना है, प्रारंभिक अवस्था में मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो प्रारंभिक अवस्था में वस्तु, है कि नहीं, मूल बिंदु से y दूरी पर है,
मूल बिंदु से y ऊंचाई पर या दूरी पर, जो भी कहिए, y ऊंचाई, या हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं दूरी, y ऊंचाई पर स्थित है, y ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर बात आप लोगों को समझना है, ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब वस्तु को u प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, जब वो पृथ्वी से टकराती है a बिंदु पर, तो उस समय वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी x है, और प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत के अवस्था में, कि वस्तु जो होती है y अक्ष पर, y दूरी पर या y ऊंचाई पर स्थित है ना। अब यहाँ पर बात है बच्चों कि देखिए, जब क्षैतिज दिशा में जब हम वस्तु को फेंकेंगे तो उसमें उसका त्वरण शून्य होता है। क्षैतिज दिशा में वस्तु का त्वरण शून्य होता है। तो त्वरण किस दिशा में होगा? सिर्फ त्वरण उसका ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। तो किस त्वरण होगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, या जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण भी कहते हैं। जब पृथ्वी के अनुदिश जब कोई वस्तु गिरती है तो उस पर एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। लेकिन क्षैतिज दिशा में उसमें कोई त्वरण नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या बात लिखेंगे कि देखिए, क्षैतिज दिशा में, बात समझिएगा, या क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग कितना है? क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग है कि नहीं? वस्तु का वेग u तथा त्वरण है कि नहीं? तथा त्वरण शून्य है, तथा त्वरण शून्य है। हम इसको लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर वेग कितना है? वेग u है और उसका त्वरण शून्य है। इसी प्रकार यदि हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करते हैं, y अक्ष के अनुदिश यदि हम लोग बात करते हैं, है कि नहीं? ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग यदि बात करेंगे, देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु का वेग शून्य है। वस्तु का वेग कितना है? शून्य है, क्योंकि हम लोग तो वेग तो क्षैतिज दिशा के अनुदिश दिया गया है, वेग तो उसका क्षैतिज दिशा में दिया गया है, ऊर्ध्वाधर दिशा में तो दिया नहीं गया, इसीलिए, है कि नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब y अक्ष के अनुदिश जब वस्तु गिरेगी तो उसका वेग शून्य होगा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु का वेग शून्य है तथा त्वरण होगा, त्वरण है, त्वरण कौन सा त्वरण होगा? गुरुत्व त्वरण होगा, जिसको हम लोग g कहते हैं। त्वरण g है। कौन सा त्वरण हो गया? इसको हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं बच्चों। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। इसमें दो अक्ष के अनुदिश गति हो रही है, तो वस्तु को जो हम लोग प्रारंभिक अवस्था में जो हम लोग वेग प्रदान किए हैं वो x अक्ष के अनुदिश है, लेकिन उसमें त्वरण शून्य है। लेकिन जब वस्तु y अक्ष के अनुदिश जब जमीन की ओर गिरना शुरू करती है तो उस समय वस्तु का वेग नहीं होता है, लेकिन वस्तु में त्वरण होता है, जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो ये बात को आप लोग समझिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि x अक्ष के अनुदिश मतलब क्षैतिज दिशा में x अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, x अक्ष के अनुदिश, है ना, x अक्ष के अनुदिश, तो x अक्ष का अनुदिश क्या है? क्षैतिज दिशा में, हम ब्रैकेट में क्षैतिज भी कर देते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश, है ना, अनुदिश गति का समीकरण, गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, समीकरण का प्रयोग करने पर, गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, तो कौन सा समीकरण प्रयोग करेंगे? तो ये समीकरण होगा s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो ये x अक्ष के अनुदिश हम लोग प्रयोग किए हैं बच्चों क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में हम लोग जानते हैं कि वस्तु का वेग क्या होता है? u है और त्वरण शून्य होता है। तो त्वरण का टर्म तो देखिए सेकेंड टर्म त्वरण वाला आता है, तो इसका मतलब ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। और साथ ही कि क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी उसका x है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ s बराबर कितना है? यहाँ s बराबर x है तथा u बराबर u तो है ही और a बराबर इस टर्म में 0 होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो s के जगह में हम लोग x लिखेंगे, u के जगह में u तो है ही और इसके जगह में t करेंगे, प्लस 1/2, a तो 0 है, त्वरण 0 है और इधर हो गया टी स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म मेरा 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? ut। तो डेट सिंप्लाइज t इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि x/u, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। तो इसको फटाफट अपने कॉपी में आप लोग उतार लीजिए बच्चों, है कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा, है कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, इसको ध्यान लगा करके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, काफ़ी इसमें अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि y अक्ष के अनुदिश जो है या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, तो लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिया y अक्ष के अनुदिश, है ना। देखिए y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, इसका मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर y अक्ष के अनुदिश है कि नहीं, गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, गति के समीकरण का प्रयोग करने पर, गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं, फिर वही समीकरण का प्रयोग करेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ, है ना, ए टी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि y अक्ष के अनुदिश जो होता है, वस्तु का विस्थापन कितना है, प्रारंभिक अवस्था में u है, यहाँ पर वस्तु का वेग कितना है, 0 है, लेकिन त्वरण जो होता है वो g के बराबर है। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो डेट सिंप्लाइज s के जगह में y, ये टर्म में मेरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस 1/2, और ये हो गया मेरा जी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा तो क्या होगा, y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो समीकरण 1 में से हम लोग, है ना, t का मान रखेंगे। t का मान हम लोग कितना निकाले थे, t बराबर निकाला था x/u। तो ये वैल्यू को हम लोग वहां पे रख देंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे t का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द अबव इक्वेशन, है ना, t का मान रखने पर बच्चों। तो चलिए, तो डेट सिंप्लाइज y इज इक्वल टू हो गया 1/2, यहाँ पर हो गया g, और t का वैल्यू हो गया x/u का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया 1/2 g, ये हो गया x स्क्वायर बटा u स्क्वायर। यहाँ पर जो टर्म जो है बच्चों, कौन कौन सा टर्म है, 1/2 g/u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इतना टर्म जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि गुरुत्व त्वरण नियत है, वस्तु को दिया गया वेग वो भी नियत होगा, है कि नहीं। सिर्फ कौन बदलेगा, तो वो x दूरी बदलती है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर k एक्स स्क्वायर, जहाँ k क्या हो गया, जहाँ k इज इक्वल टू हो गया 1/2 g/u स्क्वायर। एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ये एक नियतांक है। तो आप बता सकते हैं बच्चों ये क्या चीज का समीकरण है, ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर या क्या चीज का समीकरण है, या एक परवलय का समीकरण है ना, ये एक पाराबोला का समीकरण है कि नहीं, यह एक परवलय का समीकरण है, या परवलय का समीकरण है बच्चों, या परवलय का समीकरण है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैथमेटिक्स हमको बतला रहा है कि जो कण जो प्रक्षेप गति में अनुसरित होती है वह परवलयाकार होती है ना, परवलयाकार। इसका मतलब है कि वो पाराबोलिक होती है। इसका मतलब है कि कण जो है पाराबोलिक पाथ पर गति करती है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रक्षेप गति में जो कण का या किसी वस्तु का जो गति पथ होता है वो कैसा होती है, तो आप लोग कहिएगा परवलयाकार होती है। पर आप कहिएगा कि परवलय क्या होती है बच्चों, तो जिस प्रकार वृत्त होता है बच्चों, है कि नहीं, हम लोग इसको जानते हैं, ये होता है वृत्त होता है, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं नहीं, और इसको हम लोग इलिप्स कहते हैं, ये आकृति को हम लोग इलिप्स कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, इसको हम लोग परवलय कहते हैं, इसको हम लोग परवलय, जिसको हम लोग पाराबोला कहते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति होती है बच्चों, इस प्रकार की ये दोनों मिला करके इसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। ये दो प्रकार की आकृति, इस प्रकार इसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। सिर्फ इस प्रकार की जो आकृति होता है उसको हम लोग परवलय कहते हैं, और इस प्रकार की जो आकृति होती है कि तो उसको हम लोग हाइपरबोला। तो मतलब आकृति आपका 3 प्रकार हो गई, एक हो गया वृत्त, एक दीर्घ वृत्ताकार, एक परवलयाकार, और एक हाइपरबोला होता है बच्चों, है कि नहीं। तो इसको आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में है, सब प्रकार की आकृति में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मैथमेटिक्स हमको बताता है कि यह एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप गति कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अतः प्रक्षेप गति में कण परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है, परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है, परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है बच्चों।
तो इसको आप लोग समझिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके विभिन्न है ना पहलू पर हम लोग विचार करते हैं बच्चों। फिगर हम एक बार और बना देते हैं क्योंकि फिगर का मुझे 2 बार 3 बार आवश्यकता पड़ेगा। ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, इस प्रकार है ना। वस्तु को यहाँ से हम लोग प्रक्षेपित किए हैं, वो यहाँ से इस प्रकार गिरता है। प्रारंभिक अवस्था में उसको हम लोग u वेग प्रदान किए हैं। ये ऊंचाई मेरी h है कि नहीं, और ये x है, ये ऊंचाई x है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि नहीं, ये जो ऊंचाई होता है इसको हम लोग अधिकतम ऊंचाई कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु को आने में लगा समय को उड्डयन काल कहते हैं, है कि नहीं। वस्तु को है ना, देखिए बी से ए तक आने में लगा समय को उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं और इसको हम लोग रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। तो इसमें 3 बातें होती है। सबसे पहला अधिकतम ऊंचाई, इसमें सबसे पहली बातें क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई एक हो गया। दूसरा नंबर में होता है उड्डयन काल, है ना, उड्डयन काल होता है बच्चों, उड्डयन काल इस प्रकार लिखेंगे, उड्डयन काल, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तीसरा नंबर में होता है परास, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, है कि नहीं, परास। इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं बच्चों उसको, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहेंगे। इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसको हम लोग रेंज कहते हैं, इसको हम लोग रेंज कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, है कि नहीं। हम लोग सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं स्टार्ट में उड्डयन काल, है ना, उड्डयन काल किसको कहते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, उड्डयन काल का परिभाषा क्या होता है कि नहीं। देखिए वस्तु को अधिकतम ऊंचाई से, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई से, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह तक, है ना, पृथ्वी की सतह तक आने में लगा समय को, है ना, लगा समय को उड्डयन काल कहा जाता है, उड्डयन काल कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है बच्चों। तो इसका हम लोग निर्धारित करेंगे। इसका मतलब है अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह तक आने में लगा समय को उड्डयन काल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि माना यह समय t है, माना यह समय t है। तो अब हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। किस अक्ष के अनुदिश, तो y अक्ष के अनुदिश हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। लिख देते हैं y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, अनुदिश गति का समीकरण, गति का समीकरण का, गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, है ना, गति के समीकरण का प्रयोग करने पर, है कि नहीं। तो y, आप कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हम लोग ये चीज का समीकरण का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ही प्रयोग करेंगे और हम लोग नेक्स्ट पेज में जानते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। तो हम लोग समीकरण का प्रयोग करेंगे क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये y अक्ष के अनुदिश हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ s बराबर कितना होगा बच्चों, h है कि नहीं। फोटो में आप लोग इस प्रकार देखते हैं, यहाँ से है इस प्रकार, ये ऊंचाई इसका h है ना, और यहाँ से इसका ऊंचाई ये है u है, इस प्रकार है। तो y अक्ष के अनुदिश हम लोग गति का समीकरण, तो y अक्ष के अनुदिश इसका विस्थापन कितना है, h है। तो s बराबर h कर दिए हम लोग। u इज इक्वल टू इस दिशा में 0 है,
क्योंकि वाई अक्ष के अनुदिश वस्तु का वेग 0 है, लेकिन त्वरण जो होता है वो g के बराबर होता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म इसका कैंसिल हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज h इज इक्वल टू पहला टर्म 0 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा GT²। तो डेट सिंप्लाइज है कि नहीं, h इज इक्वल टू यहाँ होगा हाफ GT²। पुनः डेट सिंप्लाइज इसको हम लोग कर सकते हैं इस तरह 2h इज इक्वल टू GT²। पुनः डेट सिंप्लाइज T² इज इक्वल टू 2h बाय हम लोग g करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू √2h/g। ये मेरा हो गया उड्डयन काल का समीकरण, है कि नहीं। आपको g मालूम है कि नहीं, h आपको मालूम है, आप मीनार की ऊंचाई आप निकाल लीजिए, गुरुत्व त्वरण मालूम है, उसको 2 से गुना करके, है कि नहीं, गुरुत्व त्वरण से भाग दे करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि, है कि नहीं, पृथ्वी की सतह तक उसको आने में कितना समय लगता है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसान है ये चीज़, है कि नहीं। दूसरी अब इसमें बात जो होती है बच्चों वो चीज़ है कि अधिकतम ऊंचाई कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इसका। देखिए अधिकतम ऊंचाई हम लोग इसका कैसे ज्ञात करेंगे। तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, है कि नहीं। तो अधिकतम ऊंचाई तो इससे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई का समीकरण कितना हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग कि ऊपर के समीकरण से हम लोग जो निकाले बच्चों T² इज इक्वल टू 2h/g। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं T²g इज इक्वल टू 2h। तो डेट सिंप्लाइज h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, है ना, T²g/2। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट चीज जानते हैं कि परास उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। परास कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो परास निकालने के लिए हम अब दिखाएं कि x अक्ष के अनुदिश हम लोग गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे x अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण का प्रयोग करने पर, है कि नहीं, x अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, गति का समीकरण का प्रयोग करने पर, है ना, x अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण का, तो कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे, वही s बराबर ut प्लस यहाँ होगा हाफ a/t²। तो x अक्ष के अनुदिश है बच्चों, आप अपने कॉपी में फिगर बनाए होंगे। तो s का मान यहाँ पर लिखेंगे x, u तो मेरा u है बच्चों, लेकिन a जो होता है x अक्ष के अनुदिश 0, क्षैतिज दिशा में इसका मान 0। अब सभी मान को हम ऊपर के समीकरण में रखेंगे। तो ये हो गया x, ये हो जाएगा ut, और ये a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया x बराबर ut, और t का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं बच्चों। तो u और t का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे, कितना मिलेगा हमको 2h, है ना, बाय g। तो ये मेरा परास इसी से कैलकुलेट हो जाता है, ये परास का समीकरण है बच्चों। इस प्रकार हम लोग परास निकालते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि परिणामी वेग का, है कि नहीं, गति के दौरान जो वस्तु का परिणामी वेग था वो कितना होगा। देखिए गति के दौरान वस्तु का परिणामी वेग, गति के दौरान वस्तु का परिणामी वेग, है कि नहीं, वस्तु का परिणामी वेग कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। गति के दौरान वस्तु का परिणामी वेग कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पर फिगर को एक बार फिर से देखेंगे, है कि नहीं। ये फिगर है बच्चों, यहाँ से वस्तु गिर रही है इस प्रकार। तो जब वस्तु यहाँ से गिरेगी तो उसका कोई ना कोई अपना वेग होगा। मान लेते हैं कि वो भी वेग से गिरती है, क्योंकि जब वो इस दिशा में जब वो गिर रही है तो वेग जो होता है उसका प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता है कि नहीं। अब ये मान लेते हैं कि इस बिंदु पर कण का वेग उसका भी है, तो इस वेग का जो है हम लोग 2 दिशा में वियोजित मान लेते हैं, एक इस दिशा में लेंगे और एक इस दिशा में लेंगे। तो ये दिशा मेरा x अक्ष है, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है, और ये y दिशा हो गया। तो इस दिशा में हम लोग मान लेते हैं कि x अक्ष के अनुदिश कण का वेग जो होगा वो vx है, और y अक्ष के अनुदिश जो होगा कण का वेग vy है कि नहीं। और ये जो है इसके साथ ये वाला जो कोण है ये अल्फा कोण बनाता है, x अक्ष के साथ परिणामी वेग अल्फा कोण बनाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना किसी क्षण, है कि नहीं, माना किसी क्षण वस्तु का वेग, किसी क्षण वस्तु का वेग भी है,
है कि नहीं, माना किसी क्षण वस्तु का वेग v है, इसका दो लंबवत दिशा में, इसका दो लंबवत दिशा में, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं। तो x अक्ष की ओर या x अक्ष के अनुदिश x अक्ष की ओर वेग कितना मान लिए हम लोगों ने, vx है, और y अक्ष के ओर वेग जो है y हम लोगों ने मान लिया। y अक्ष की ओर वेग कितना हो गया, vy हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि परिणामी वेग इसका है कि नहीं, वस्तु का परिणामी वेग कितना है, वस्तु का परिणामी वेग, वस्तु का परिणामी वेग भी है, जो है ना, जो x अक्ष के साथ या भी एक्स अक्ष के साथ ये भी कह सकते हैं, जो x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है कि नहीं, अल्फा कोण बनाता है, जो अल्फा कोण बनाता है। तो इतना आप लोग नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बच्चों, है कि नहीं। आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा। तो ये अल्फा कोण बनाता है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे Vx, है ना, Vx हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हम लोग समीकरण प्रयोग करेंगे। देखिए x अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से, x अक्ष के अनुदिश है कि नहीं, गति का समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो कौन समीकरण का प्रयोग करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि x अक्ष के अनुदिश जो होता है, कण का वेग g है ना, कितना है, u है। कण का प्रारंभिक वेग जो होगा कितना है, कण का प्रारंभिक वेग, x अक्ष के अनुदिश कण का प्रारंभिक वेग u है, और त्वरण इधर जो होता है वो जीरो होता है। किधर, x अक्ष के क्षैतिज दिशा में त्वरण जीरो होता है। इस बात को समझना होगा बच्चों, है कि नहीं। फोटो आप देख पाएंगे इस प्रकार, यदि ये इस प्रकार गिर रहा है तो इधर जो होगा उसका त्वरण जीरो होता है, और इधर उसका त्वरण कितना होता है, g होता है। इधर इसका वेग जो होता है u है, और इधर इसका वेग कितना है, जीरो होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं बच्चों, ये चीज़। तो हम इस चीज को हम लोग ऊपर के समीकरण में बैठाएंगे। तो भी बराबर कितना हो गया, u, और ये टर्म सेकंड टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो जो हम लोग को प्राप्त हुआ Vx जो होगा, ये x अक्ष के अनुदिश है, इसीलिए इसको हम लोग Vx ही मान लेते हैं। तो यहाँ जो Vx प्राप्त हुआ, ये u प्राप्त हो गया हमको, है ना। अब इसी तरह हम लोग y अक्ष के अनुदिश निकालेंगे। तो देखिए y अक्ष के अनुदिश, है ना, y अक्ष के अनुदिश कण का वेग कितना होगा। तो यहाँ भी समीकरण का प्रयोग करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप जानते हैं कि y अक्ष के अनुदिश जो होता है ना, y अक्ष के अनुदिश कण का त्वरण g है, लेकिन वेग जीरो होता है। यहाँ पर u जीरो है ना, u जीरो है, और a बराबर कितना हो गया, यहाँ g हो गया, और v जो होगा यहाँ पर भी y होगा। तो भी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, और सेकेंड टर्म कितना हो गया, जी टी हो गया। तो भी y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल गया, जी टी, है कि नहीं। और दोनों जो था यहाँ जिस प्रकार हमने लिया था, ये भी था मेरा, इसका वियोजित मान इस प्रकार लिया था। तो देख पा रहे दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लोग परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिणामी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो परिणामी जो हम लोग का ज्ञात का होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर vx स्क्वायर, है कि नहीं, और vy स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Vx और Vy के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है कि नहीं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो जो हम लोग आप लोग को समीकरण बताए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस, है कि नहीं, थीटा। तो थीटा के जगह में वैल्यू कितना बैठा देंगे, 90 डिग्री बैठाएंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये टर्म बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हम लोग ये समीकरण को लिए। तो Vx का वैल्यू तो कितना निकला है, Vx का वैल्यू u निकला है मेरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर, और Vy का वैल्यू कितना निकला है, gt निकला है, तो ये कितना हो जाएगा, gt स्क्वायर। तो परिणामी वेग का समीकरण हम लोग इस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसका मतलब प्रक्षेप गति में कण का परिणामी वेग इस प्रकार दिया जाता है बच्चों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ये काफ़ी आसान है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इधर हो गया टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू तो हम लोग उधर भी निकाले थे बच्चों। टी का समीकरण क्या था, या टी का मान कितना था। तो टी का जो मान निकला था मेरा, वो इस तरह था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी निकला था। नहीं तो टी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, है कि नहीं। तो टी स्क्वायर का मान यहाँ पे रखने पर देखिए टी स्क्वायर,
है कि ना, टी स्क्वायर का मान रखने पर। तो टी स्क्वायर का मान आप रख दीजिए। तो टी स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ये मिलेगा यू स्क्वायर, और इधर से हो गया जी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो 2h/g, तो एक जी कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा यू स्क्वायर और 2gh, ये भी समीकरण मेरा निकलेगा, ये भी परिणामी वेग का समीकरण है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये मीनार की चोटी से इसका परिणामी वेग है कि नहीं, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, परास, सबका वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे बच्चों। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से जो होता है किस प्रकार प्रक्षेप होता है। तो चलिए हम लोग उधर बढ़ते हैं आगे, और पृथ्वी की सतह से हम लोग प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों, है ना। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति, तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह है, और इस बिंदु से जो है आप किसी वस्तु को फेंकते हैं। तो इस वस्तु को फेंका मैंने, इस प्रकार फेंका, और यहाँ पर आकर के वो जमीन से टकराया। आपने इस दिशा में उसको फेंका था, कितना वेग आपने दिया था उसको, u दिया था वेग, है ना, उसको u वेग से हम लोगों ने फेंका। ये x अक्ष हो गया इस गति के लिए, और ये यहाँ पर ये y अक्ष हो गया इसकी गति के लिए। इसको हम लोग y गति मानेंगे, है ना। तो ये किस कोण पर फेंका गया था, तो ये थीटा कोण पर इसको फेंका गया था, ये थीटा कोण पर इसको फेंका गया था। तो अब इस वेग का, तो इस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति का सबसे पहले यदि हम लोग परिभाषा भी लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, है कि नहीं। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति के लिए यदि हम लोग परिभाषा लिखना चाहेंगे तो वही परिभाषा होगा कि जब यदि किसी वस्तु को उदग्र दिशा में किसी कोण पर फेंका जाता है तो वह वक्राकार पथ का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की सतह पर, है ना, गिरता है। तो वस्तु के इस प्रकार के गति पथ को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। तो यही फिगर बनेगा, वही परिभाषा, वही चीज होगा। तो पृथ्वी की सतह से वस्तु को उदग्र दिशा में u वेग से फेंका गया है, थीटा कोण पर फेंका गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये दो, है कि नहीं, अक्ष में इसकी गति किस प्रकार होती है। तो एक बात आप देखिए कि जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु धीरे 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 ऊपर भी जा रहा है, और इधर भी आगे की ओर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है वाई अक्ष की अनुदिश गति होना, और वो इधर की ओर बढ़ रहा है वस्तु, इधर की और आगे की ओर बढ़ रहा है वस्तु इस प्रकार, तो वो एक्स अक्ष के अनुदिश की गति हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु का दो अक्ष के अनुदिश गति हो रहा है, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और एक वाई अक्ष के अनुदिश गति हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग द्विविमीय गति में अध्ययन करते हैं। ऊपर जाना वाई अक्ष के अनुदिश, है कि नहीं, क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ना एक्स अक्ष के अनुदिश गति होता है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, देखिए, है कि नहीं, कि माना, देखिए माना, है ना, किसी वस्तु को, देखिए माना किसी वस्तु को, माना किसी वस्तु को, कि माना किसी वस्तु को, है ना, उदग्र दिशा में, है कि नहीं, माना किसी वस्तु को उदग्र दिशा में, उदग्र होगा, माना किसी वस्तु को उदग्र दिशा में, उदग्र दिशा में थीटा कोण पर, है ना, थीटा कोण पर u वेग से, थीटा कोण पर u वेग से फेंका गया है कि नहीं, u वेग से फेंका गया है, जिससे वस्तु, है ना, जिससे वस्तु क्षैतिज दिशा में, है ना, जिससे वस्तु क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक अवस्था में x दूरी तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में, है कि नहीं, तथा क्षैतिज दिशा में x दूरी तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में y दूरी तय करता है ना, y दूरी
तय करता है। इस बात को समझिए। माना किसी वस्तु को उदग्र दिशा में थीटा कोण पर u वेग से फेंका गया है, जिससे वस्तु क्षैतिज दिशा में x दूरी, इसका मतलब है कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा x दूरी वो तय कर रहा है, और अधिकतम ऊंचाई जो होगा उसका यहाँ से यहाँ तक की अधिकतम ऊंचाई वो y दूरी तय करता है और पुनः वो जमीन पर फिर गिर जाता है कि नहीं। अतः ये अधिकतम ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, वो y होगी। इस प्रकार है कि नहीं, वो y दूरी तय करता है बच्चों। अब देखेंगे कि x अक्ष के अनुदिश या u वेग का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं। देखिए u का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, u का दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, दो लंबवत दिशा में वियोजित मान लेते हैं, लंबवत दिशा में दो वियोजित मान लेते हैं। तो u इसके साथ cos थीटा एंगल बना रहा है, तो इस दिशा में वियोजित मान कितना हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और इसके साथ कोण नहीं बना रहा है तो इसके लिए कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, u इधर हो जाएगा sin थीटा। इसका मतलब है कि x अक्ष के अनुदिश वेग कितना होगा, है कि नहीं। आप फोटो जरूर बना लीजिए, अपने कॉपी में फिगर को जरूर बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए x अक्ष के अनुदिश है ना, x अक्ष के अनुदिश है कि नहीं, वस्तु का वेग कितना हो गया, वस्तु का वेग हो गया u cos थीटा। इसी तरह लिखेंगे y अक्ष के अनुदिश है ना, y अक्ष के अनुदिश वस्तु का वेग इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा, है कि नहीं। एक बात और देखिए कि वस्तु जो होती है जब क्षैतिज दिशा में जब गति करता है तो उसके पास त्वरण नहीं होता है, वो त्वरण मुक्त होता है। लेकिन जब वो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, तो उस समय उसका गुरुत्व त्वरण होता है। जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक देंगे तो वह गुरुत्व त्वरण के विपरीत ऊपर जाता है, और जब नीचे गिरता है तो वह गुरुत्व त्वरण के साथ नीचे गिरता है बच्चों, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि क्षैतिज x अक्ष के अनुदिश कोई भी त्वरण नहीं है, लेकिन y अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण g है, गुरुत्व त्वरण है। तो ये भी लिख देंगे। देखिए x अक्ष के अनुदिश है ना, x अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण है कि नहीं, x अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण 0 है। लेकिन पुनः फिर लिखेंगे कि x अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण y अक्ष के अनुदिश है कि नहीं, y अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण कितना होगा, y अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण -g होगा। अब आप कहिएगा -g कहाँ से आ गया, तो -g वस्तु तो ऊपर जा रहा है ना। जब वस्तु को हम फेंक रहे हैं, जब वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु ऊपर की ओर जाती है। आधा ऊंचाई इस बिंदु तक, जिसको अधिकतम ऊंचाई कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु ऊपर जाती है, उसके बाद वो नीचे गिरती है। तो अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु जब ऊपर जाती है तो गुरुत्व त्वरण का मान नेगेटिव होता है। जैसे हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्व त्वरण -g होगा, और जब वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगी तो उसका त्वरण +g हो जाता है। तो वस्तु ऊपर जा रही है, इसलिए गुरुत्व त्वरण यहाँ पर -g मैंने लिया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि पृथ्वी की सतह से जब हम लोग प्रक्षेप गति करेंगे तो किस क्या क्या कौन सा टर्म कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये सब चीज जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि x अक्ष के अनुदिश हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे x अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से, x अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से। तो x अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण यही हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होगा बच्चों। तो आप जानते हैं कि x अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन कितना है, x अक्ष के, देखिए ऊपर में x अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन x है कि नहीं। बाकी सारा टर्म मैंने लिख दिया है। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x बराबर s बराबर x, और u x अक्ष के अनुदिश वस्तु का वेग भी कितना होगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा होगा। त्वरण तो नहीं है, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। x अक्ष के अनुदिश वस्तु का त्वरण 0 होता है, सारा मान को हम लोग ऊपर बैठा देंगे। तो डेट सिंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, और t प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0। तो डेट सिंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। तो कितना होगा, डेट सिंप्लाइज t इज इक्वल टू हो जाएगा u बटा, है कि नहीं, x बटा u cos थीटा। इसको हम लोग पहला समीकरण नंबर मान लेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग इसी तरह y अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो y अक्ष के अनुदिश, है कि नहीं, y अक्ष के अनुदिश
है कि नहीं, गति के समीकरण से, y अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से। तो वो भी हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, s बराबर वही समीकरण प्रयोग करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन कितना है बच्चों, y है, तो y लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर में y अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन y है कि नहीं, और y अक्ष के अनुदिश कण का वेग भी कितना होगा, आप अपने देखिए लिखे हैं कॉपी में, ये कितना होगा u साइन थीटा, और त्वरण जो होगा a इज इक्वल टू माइनस जी होता है। तो सारा टर्म को ऊपर में हम लोग रख देंगे, तो डेट सिंप्लाइज ये हो गया y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा प्लस होगा 1/2 माइनस जी, और इधर हो गया टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग इसको पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन होता है मेरा। चलिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, है कि नहीं, इसको आप लोग जितना बार प्रैक्टिस करिएगा वो आपको उतनी बातें समझ में आएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को कुछ समीकरण इस प्रकार प्राप्त हुआ था, मैं उसको एक बार फिर से लिख देता हूँ बच्चों कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस 1/2 ब्रैकेट में माइनस जी, और इधर था टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले टी स्क्वायर का मान जो हम लोग समीकरण 1 में निकाले हैं वो निकला है मेरा टी इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा, कुछ इस प्रकार का समीकरण निकला था बच्चों, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 माने थे। तो ये मान हम लोग टी के जगह में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो t का मान रखेंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू, ये हो गया u साइन, यहाँ पर भी t होगा, आप देख पा रहे हैं u t होता है, और t का मान कितना हो गया x बाय u कॉस थीटा होगा बच्चों, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1/2 माइनस जी है, और x का t का मान रखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा x बाय यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो u से u देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, आप जानते हैं टेन होता है, तो इसको लिखेंगे x, ये हो गया टेन थीटा प्लस, है कि नहीं, प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया माइनस जी एक्स स्क्वायर और बाय यू स्क्वायर, और नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया x टेन थीटा, माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, और कॉस को ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार निकलेगा समीकरण बच्चों। तो ये जो समीकरण है बच्चों, इसको हम लोग उच्च कोटि का परवलय का समीकरण कहते हैं, इसे उच्च कोटि का परवलय का समीकरण कहा जाता है, इसे उच्च कोटि के परवलय का समीकरण या द्विकोटि भी आप कह सकते हैं, है कि नहीं, इसे उच्च कोटि, है कि नहीं, इसे उच्च कोटि का परवलय का समीकरण कहते हैं, परवलय का समीकरण, उच्च कोटि का परवलय का समीकरण कहते हैं, या द्विकोटि के परवलय का समीकरण भी हम लोग कहते हैं। तो समीकरण हमको क्या बतलाता है, समीकरण से स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है ना, समीकरण से स्पष्ट है कि, है कि देखिए वस्तु का गतिपथ कैसा है, परवलयाकार है, परवलयाकार है। अतः वस्तु जो होती है, अतः वस्तु किस पथ पर चलती है, अतः वस्तु, है कि नहीं, प्रक्षेप गति में, अतः वस्तु प्रक्षेप गति में, है ना, प्रक्षेप गति में परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है ना, परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है ना, परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है बच्चों। तो इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि प्रक्षेप गति में जो कण का गति होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो परवलयाकार होता है, पाराबोलिक पाथ होता है। तो हम लोग इसके विभिन्न, है कि नहीं, जो पद है उस पर हम लोग व्याख्या करेंगे। तो एक बार फोटो को जो है बच्चों मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ ताकि विभिन्न पद का व्याख्या आसानी से हो सकेगा।
देखिए एक फोटो को मैं लास्ट बार बना रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में उसको जरूर एक बार बना लें, है कि नहीं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ताकि उसका पद का हम नाम दे पाएंगे। वस्तु को इस प्रकार उदग्र दिशा में फेंका जाता है और वस्तु यहाँ पर आकर के गिरती है। जो उसको वेग दिया गया है कि नहीं, प्रारंभिक वेग उसका u वेग है बच्चों। इस प्रकार वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो वियोजित मान मैंने लिया था, तो इसको u cos थीटा वाला जो ऊंचाई है बच्चों, इसको हम लोग अधिकतम ऊंचाई कहते हैं h। इसका नाम O हो गया, A हो गया और इसका नाम हो गया B। नहीं, तो इसका मतलब है कि वस्तु को O है ना, A जो होता है वो वस्तु के गति का अधिकतम ऊंचाई होता है h, और इसको हम लोग परास कहते हैं बच्चों, रेंज कहते हैं r, है कि नहीं। ये x अक्ष में इसका विस्थापन होता है, और वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगता है उसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं ना। यहाँ पे उसको हम लोग t से व्यक्त करते हैं, और वस्तु को b तक जाने में लगा समय को भी उड्डयन काल कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग t से व्यक्त करेंगे। यहाँ तक जो जाने में समय लगता है t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, इसका जस्ट 2 गुना होगा। तो यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर आती है। सबसे पहला बात क्या हो गया, सबसे पहला बात हो गया अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई को हम लोगों ने क्या चीज से व्यक्त किया बच्चों, h से। नहीं, उसके बाद 2 बात है, उड्डयन काल, है कि नहीं, उसको हम लोग व्यक्त करेंगे उड्डयन काल। उड्डयन काल को हम लोग क्या चीज से व्यक्त कर रहे हैं बच्चों, टाइम t से, है कि नहीं। तो t इज इक्वल टू कितना होता है, 2t। तीसरा नंबर में होता है क्षैतिज परास, है कि नहीं, इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज परास कहेंगे। क्षैतिज परास को क्या चीज से इंडिकेट किया बच्चों हम लोग, आर से। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज ज्ञात करेंगे पहले कि उड्डयन काल या तो फिर अधिकतम ऊंचाई, जिसको भी आप पहले बोलिएगा उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहला स्टार लगा के हम लोग दे देते हैं, पहले उड्डयन काल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उड्डयन काल किसको कहते हैं, देखिए, है कि नहीं। उड्डयन काल पहले कहते हैं किसको है कि देखिए वस्तु को प्रक्षेप बिंदु से, है ना, वस्तु को प्रक्षेप बिंदु से पृथ्वी की सतह तक वापस आने में, है ना, पृथ्वी की सतह तक वापस आने में, है कि नहीं, या आने में, लाने में नहीं, आने में लगा समय, आने में लगा समय को उड्डयन काल कहा जाता है कि नहीं, उड्डयन काल कहा जाता है, उड्डयन काल कहा जाता है। हमने क्या कहा, वस्तु को प्रक्षेप बिंदु, है कि नहीं, से प्रक्षेप बिंदु O हो गए, से पुनः पृथ्वी की सतह तक वापस, तो पृथ्वी की सतह पे वापस B बिंदु पर आ रहा है, तो उसको जितना समय लगता है उसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। मतलब इस बिंदु से छूटा, O से छूटा और B बिंदु तक जब तक नहीं टकराया तब तक वो हवा में उड़ता है, इसीलिए उसको उड्डयन काल कहा जाता है। वस्तु को प्रक्षेप बिंदु से पृथ्वी की सतह तक वापस आने में लगा समय को हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। इसे हम लोग बड़ा टी से सूचित करते हैं। इसे कौन टी से, इसे बड़ा टी से सूचित करते हैं, इसे बड़ा टी से सूचित करते हैं, है कि नहीं, बड़ा टी से हम लोग सूचित करते हैं बच्चों। तो हम लोग मान लेते हैं पहले बच्चों, देखिए माना कि वस्तु को अधिकतम ऊंचाई, है कि नहीं, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगा समय t है। अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगा समय t है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अधिकतम ऊंचाई करने का मतलब है कि वस्तु को O से A तक जाने में उसको कितना समय लगता है बच्चों, उसको t समय लगता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। तो हम लोग कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं, वहां हम लोग जाने में कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों, y अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से। तो हम लोग लिखेंगे y अक्ष के अनुदिश, देखिए y अक्ष के अनुदिश गति के समीकरण से, है कि नहीं, y अक्ष के अनुदिश। तो कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस
ए टी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि वस्तु का जो होता है भी जो होता है ये तो वेग जीरो हो गया है कि नहीं, वेग जीरो हो गया। वाई अक्ष के अनुदिश प्रयोग करें तो यू वाई, आप देखिए वियोजित मन वाई की दिशा में वेग का कितना है, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। और त्वरण आप देखिए कितना हो गया, यू इज इक्वल टू माइनस जी है। तो सारी बातों को हम लोग वहाँ पे रखेंगे। वस्तु का अंतिम वेग जीरो है कि नहीं, प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा है वाई अक्ष के अनुदिश और त्वरण उसका जी, तो ये मान हम लोग वहाँ पे रख देंगे। तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया यू साइन थीटा है ना, माइनस हो जाएगा क्योंकि ए के जगह में माइनस जी पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा जी टी। तो डेट सिंप्लाइज, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। तो पुनः डेट सिंप्लाइज टी इज इक्वल टू कितना हो गया, यू साइन थीटा बटा हो गया जी। तो ये टी का मान मेरा कैलकुलेट हो गया बच्चों, ये टी जो है हमने निकाल लिया। अब हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ये कहाँ तक, अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगा समय। ये कण को यहाँ लिखेंगे, कण को अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगा समय है। ये कण को अधिकतम ऊंचाई तक आने में, कण को अधिकतम ऊंचाई तक आने में लगा समय है कि नहीं, लगा समय। अब कण को पृथ्वी की सतह से टकराने में कितना समय लगेगा, लिखेंगे पृथ्वी की सतह से टकराने में लगा समय। पृथ्वी की सतह से है कि नहीं, पृथ्वी की सतह से टकराने में, पृथ्वी की सतह से टकराने में लगा समय कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे समय को हम लोग टी माना है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, टू टी। तो डेट सिंप्लाइज टी इज इक्वल टू, टी का वैल्यू हम निकाले हैं तो ये कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये मेरा उड्डयन काल का समीकरण ज्ञात हो गया। ये मेरा उड्डयन काल का समीकरण है बच्चों। तो हम लोग अब ज्ञात करेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए। अधिकतम ऊंचाई, चलिए देखते हैं अधिकतम ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाता है। अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई तो वाई अक्ष के अनुदिश ही है, तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे वाई अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे वाई अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो वाई अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण कौन सा होगा, तो ये समीकरण का प्रयोग करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ये समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि हम लोगों को वाई अक्ष के अनुदिश कण का विस्थापन निकालना है। तो कण का जो अंतिम वेग होगा वो तो जीरो हो गया। वाई अक्ष के अनुदिश कण का वेग हम लोग जानते ही हैं बच्चों, वो क्या होता है, यू साइन थीटा निकलता है, यू वाई इज इक्वल टू निकलता है यू साइन थीटा, है कि नहीं। और ए जो है इसके दिशा में कितना है, माइनस जी है। चलिए सारे, और एस जो होता है ये वाई दिशा में कण का विस्थापन कितना है, एच है, मेरा अधिकतम ऊंचाई है। तो सारी बातों को हम लोग ऊपर में रख देंगे। तो भी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यू स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा टू माइनस जी, और एस के जगह में हम लोग एच बैठा देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बराबर को उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू जी एच आ जाएगा इस तरह। तो डेट सिंप्लाइज, वो माइनस नहीं होगा, माइनस तो बराबर को उधर चला गया। एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, टू एच होगा। तो कुछ इस प्रकार हम लोग अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे या आप ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, आप अधिकतम ऊंचाई ऐसे भी समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। वाई अक्ष के अनुदिश आप गति का समीकरण का प्रयोग करिए, है कि नहीं। कहाँ तक, अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु को जाने में लगा समय का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये समीकरण से वाई कितना हो जाएगा देखिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण हो गया। वाई अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे तो एस विस्थापन है बच्चों, एच, और u y अक्ष के अनुदिश लेना है तो u यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। त्वरण हमको लेना है तो त्वरण हो गया g माइनस जी, और t तो आप पहले से जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना होता है। आप लोग देखिए t स्मॉल t बराबर क्या लिखा है, u साइन थीटा बाय यहाँ पर आपने लिखा है g। तो ये सारी बातों को आप लोग इस समीकरण में बैठा दीजिएगा तो h बराबर कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। u का मान कितना हो गया, यहाँ पर u y है कि नहीं, यहाँ u y है तो u साइन थीटा, है कि नहीं, और t का वैल्यू रखेंगे तो t का वैल्यू पुनः हो जाएगा u साइन थीटा और नीचे में हो गया बाय g और प्लस हो जाएगा देखिए 1/2। a का वैल्यू कितना हो गया, माइनस जी हो गया बच्चों, माइनस जी हो गया। अब देखिए यहाँ पर, है कि नहीं, ये माइनस जी हो गया
और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा यहाँ पर हो गया जी स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए यू यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, यहाँ से भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में हो गया बटा जी, माइनस आ गया बच्चों, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पर एक जी देखिए ये कटेगा, नीचे में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर टू जी होगा। ये हो गया, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा टू जी में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा टू जी ही आएगा। देखिए वही समीकरण हो गया, जो समीकरण मैंने ये ज्ञात किया है ये समीकरण वही चीज़ हो गया। आप उसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो अधिकतम ऊंचाई का समीकरण ज्ञात हो गया। अब बचा है परास, है कि नहीं, परास हमको निकालना है, इसमें हमको रेंज निकालना है। परास का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो परास देखिए कैसे ज्ञात होगा, तो परास ज्ञात कर तुमको एक्स अक्ष के अनुदिश हमको परास निकालना है बच्चों, है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि परास मेरा यहाँ पर जो है, ये फोटो में देखिए परास तो ये है मेरा, ये परास है, तो हम किस समीकरण का प्रयोग करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे, है कि नहीं, और रेंज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आपके कॉपी में भी बना होगा, तो लिखेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश गति का समीकरण से, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो एक्स अक्ष के अनुदिश गति का कौन सा समीकरण का प्रयोग करेंगे, आप जो समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं वो समीकरण आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो समीकरण हम लोग प्रयोग करेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग करें। तो एक्स अक्ष के अनुदिश ज्ञात कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो होगा कण का विस्थापन कितना होगा, आर हो गया, तो एक्स अक्ष के दिशा में कण का वेग कितना हो गया, यू एक्स है, इसीलिए हो जाएगा ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। त्वरण तो यहाँ पर बच्चों जीरो है, त्वरण यहाँ पर इसलिए सेकेंड टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ से हो गया आर बराबर यू, है कि नहीं, ये एक्स है, यू का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यू कॉस थीटा, और टी जो है गया ये क्या हो गया, ये कौन सा टी है बच्चों, ये देखने से लग रहा है टी, लेकिन एक बात यहाँ पे समझिए, परास मैंने कौन सा बोला, यहाँ से यहाँ तक कण यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो कण को ये दूरी मेरा हो गया आर, तो हम लोग जो टी का प्रयोग करेंगे इस बिंदु के लिए टी का प्रयोग करेंगे ना, और इस बिंदु पर कौन सा टी है मेरा, कैपिटल टी है, मतलब उड्डयन काल है, ये नहीं कि अधिकतम ऊंचाई तक, यहाँ पे है टी मेरा अधिकतम कण को, है कि नहीं, ऊपर प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय जो है स्मॉल टी है, लेकिन कण को पृथ्वी की सतह से टकराने में लगा समय कैपिटल टी है, नहीं। तो यहाँ पर जो है यदि हम ये दूरी ले रहे हैं आर, तो ये यहाँ तक बिंदु ले रहे हैं ना, इसलिए ये दूरी, ये इस दूरी के लिए समय हमको कैपिटल टी ही लेना पड़ेगा, तो ये कैपिटल टी होगा मेरा, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग एक बार सुधार देते हैं, ये कैपिटल टी है मेरा, है कि नहीं, ये कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी का समीकरण हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं बच्चों, ऊपर से आप देखिए कैपिटल टी का समीकरण क्या होता है कि नहीं, टू यू साइन थीटा बाई जी है, आप इसको समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर बैठाएंगे कितना बैठाएंगे, टू यू, ये हो गया मेरा साइन थीटा और नीचे में हो गया जी, और सेकेंड टर्म जो है ये त्वरण है बच्चों, सेकेंड टर्म त्वरण होगा, त्वरण जीरो हो गया तो सेकेंड टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे प्लस जीरो। तो डेट सिंप्लाइज आर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कितना हो गया यू स्क्वायर, है कि नहीं, यू इंटू यू, और यहाँ पर हो गया देखिए टू साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा और बटा नीचे में हो गया जी। तो इसका समीकरण आप लोग जान पा रहे, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इसको बढ़िया से आप लोग उतार लीजिए बच्चों, है कि नहीं, ये तो चलिए हम लोग, है ना, उसको उतारिए और हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों। तो समीकरण जो मेरा प्राप्त हुआ बच्चों, आप इस प्रकार आप लोग कॉपी में उतारे होंगे, उसको आप लोग देखिए, तो क्या देखें, आर इज इक्वल टू देखें यू स्क्वायर और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में था बटा जी। तो R इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। इस फॉर्मूला को आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़िएगा, यूज़ करिएगा, है कि नहीं। तो इसके जगह में हम लोग बैठा देंगे, u कितना हो गया, है कि देखिए साइन, ये हो गया टू थीटा और बाय यहाँ पर जी, ये परास का समीकरण मेरा ज्ञात हो गया बच्चों, ये परास का रेंज का समीकरण हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग यदि देखिए फोटो हम बनाते हैं एक बार फिर, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, तो ये एंगल था मेरा बच्चों थीटा। अब हमको मान लेते हैं कि किसी वस्तु को फेंकना है,
और हम लोग कहेंगे कि किस एंगल पर फेंकेंगे ताकि वस्तु जो होता है वो अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरे, है कि नहीं, अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरे। हम लोग किस कोण पर, इस ये कोण का मान कितना होगा ताकि यहाँ से यदि वस्तु को फेंकेंगे तो ये अधिकतम दूरी पर जाके गिरता। आप लोग भाला फेंकने वाला भी प्रतियोगिता देखे होंगे बच्चों, कंपटीशन देखे होंगे, जिसको हम लोग जैवलिन थ्रो कहा जाता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने हाथ में भाला लेकर के आता है और वो किसी उदग्र दिशा में देखिएगा ऊपर की ओर भाला को फेंकता है। तो वो किस कोण पर भाला को फेंके ताकि जो होता है वो ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरे, और जिसका ज़्यादा दूरी पर जाके गिरता है वो विजेता होता है। तो आप लोग यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि किस कोण पर यदि हम फेंकेंगे ताकि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर ये जमीन को स्ट्राइक करे। तो बताइए किस एंगल पर। तो हम लोग यहाँ पर देखिए अधिकतम, है कि नहीं, मैंने परास का अधिकतम मान के लिए साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोले कि परास का अधिकतम मान के लिए, परास के अधिकतम मान के लिए, है कि नहीं, परास के अधिकतम मान के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू, है कि नहीं, साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, है कि नहीं, इसका मान अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब हमको बता सकते हैं कि साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब इसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब है जब इस 1 के बराबर हो जाए तभी इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि 1 कब होगा, जब ये साइन 90 डिग्री के बराबर हो, है कि नहीं, तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन 90 पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन है इधर भी साइन है, तो इसका मतलब होगा कि 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं बच्चों, 2 थीटा यदि 90 डिग्री होगा तभी ये आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस बात को समझिए, 2 थीटा जो मैंने कोण लिया है उसका वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा तभी आपका रेंज का जो होगा आर इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा। और तब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि जब आप इस 45 डिग्री के कोण पर यदि किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रेंज होता है उसका, मैक्सिमम रेंज होता है। इसका मतलब हो गया कि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर, है कि नहीं, किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर, 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम परास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्षैतिज दूरी, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है बच्चों। तो आप लोग इतनी बातें आज समझे होंगे। मैंने 2 प्रकार का प्रक्षेप गति से आप लोगों को, है ना, रूबरू कराया, अवगत कराया, जिसमें सबसे पहला मीनार की चोटी से प्रक्षेप गति था, उसके बाद पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप गति था। तो आज टाइम काफ़ी हो गया है बच्चों, इसीलिए मैं वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात होगा कि इंक्लाइंड प्लेन में, इसका मतलब है कि नत समतल से यदि किसी वस्तु को प्रक्षेप किया जाता है तो उस समय प्रक्षेप गति किसका अनुसरण करती है, कि क्या क्या टर्म कैसे कैसे परिवर्तित होती है, हम लोग उस दिन इसको देखेंगे बच्चों। तो आज आप लोगों का वर्क यही है कि जितने भी आज इस वीडियो में बताया गया है, सबसे पहला बात है कि उसको आप अपने कॉपी में अच्छा से नोट करिए और पुनः एक बार दोबारा जो है उसको अपने आप सिस्टमेटिक वे से एक एक टर्म को रिवीजन करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। जहां समझ में नहीं आता है उस वीडियो को दोबारा आप पुनः देखिए उस स्थान पर, है कि नहीं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हर टॉपिक्स आपका क्लियर होता जाएगा। और दूसरी बात क्या हो गया, जो आपका टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को आप लोग अपने पास रखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। तो 2 बातें होगी कि मेरा एक डायरेक्शन है और प्लस आपको टेक्स्ट बुक, दोनों ही आप लोग कंपैरिजन कराइएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे बच्चों। तो आज इतना ही रहेगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों।
इतने ही कह करके जो है मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, अपना मुस्कुराते रहें। जो बच्चे मेरे क्लास में नए हैं उसका सबसे पहला काम होगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बच्चों आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।